नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने। आप जानते हैं कि कविता के बहाने इस कार्यक्रम में हम किसी कवि को यहाँ पर सादर आमंत्रित करते हैं और कविता के बहाने उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम बातचीत करते हैं और फिर बीच बीच में बातचीत के दौरान हम उनसे कविताएं भी सुनते हैं। आज आपको बताना चाहूँगा कि हमने मध्य प्रदेश के एक ग्राम से, एक गांव से यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है। उस गांव का नाम है पाटई। ये अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। उस पाटई ग्राम से हमने आज यहाँ पर एक सशक्त कविता के हस्ताक्षर श्री भानु प्रकाश रघुवंशी को यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है। आइए सबसे पहले हम भानु प्रकाश जी को इस मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम आज का कार्यक्रम विधिवत रूप से आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले हम पाटई ग्राम अशोकनगर मध्य प्रदेश से यहाँ पर बुलाते हैं श्री भानु प्रकाश रघुवंशी को। भानु जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। जी सर। मित्रों को आपके बारे में ये बताना चाहूँगा, क्योंकि आजकल मैं भी सोशल मीडिया पर थोड़ा सा सक्रिय हूँ और आपकी खूब कविताएं मैं देखता रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से। आपकी कविताओं का जो स्तर है, आपकी जो गुणवत्ता है कविताओं की, और आपकी कविताएं, आप कविताएं लिखते नहीं हैं, रचते हैं और कविताएं आपकी बोलती हैं। आपकी कविताएं चित्रित करती हैं जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं। आपके बारे में मैं थोड़ा सा उत्सुक हुआ और आपको याद है कि फिर आपके साथ मेरा आपके साथ संपर्क हुआ और जब से मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो जब आपने ये कहा कि मैं मध्य प्रदेश के एक गांव में खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ वास्तव में, तो मैं पहले तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कहा कि इतने मतलब सशक्त कविताएं लिखने वाले किसान हैं, दिन भर, जैसे कि आपसे पता चला कि आप दिन भर खेत में रहते हैं और जो आपकी कविताएं आती हैं, आपकी कविताओं का जो सार है, उसमें जो आग है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने ये निर्णय किया कि एक कार्यक्रम में मैं भानु प्रकाश रघुवंशी को कवि के रूप में अपने समक्ष लाऊंगा और मैं खुद उनसे जानूंगा, उनसे सीखूंगा और उनके बारे में और उनकी कविता की यात्रा के बारे में मैं अपने मित्रों को भी बता दूंगा। मैं इस बीच में बताना चाहूँगा, हमारे मित्र सदानंद मिश्र जी हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, हमारे साथ जुड़ गए। संतोष रैना जी जुड़ गई और आपके भी मित्र हरगोविंद पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं सबका इस मंच पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, वे हमारे साथ जुड़ गए। मैं अपने सबसे पहले अपने मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि जो कवि आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, वो पाटई गांव से हैं, जो अशोकनगर मध्य प्रदेश का एक गांव है। आपने एमए हिंदी किया है, आप लगातार रचनाएं करते रहे और आपकी रचनाएं जो है बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में, जो राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं, उनमें प्रकाशित होती रही है। और एक विशेष बात आपकी रचना धर्मिता के बारे में मैं अपने मित्रों को कहना चाहूँगा कि आपकी कविताओं का अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, नेपाली में अनुवाद भी हो चुका है
और एक और विशेष बात यह है कि जो मेरे से भी संबंधित है, वो है आकाशवाणी से भी आपका काव्य पाठ लगातार प्रसारित होता रहा है। आपका स्वागत है इस मंच पर भानु प्रकाश जी। मैं बहुत प्रसन्न हूं, और इस बीच में हमारे अहमदाबाद से हमारे वरिष्ठ मित्र, बहुत बड़े कवि और साहित्यकार हैं, आपने नाम सुना होगा, बसंत परिहार जी जुड़ गए। मैं उनका जी स्वागत करता हूं। अब हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो भानु जी, अपने जी मित्रों सर। को बताइए कि वास्तव में आप एक कृषि परिवार से हैं। एक कृषक परिवार से जी होते हुए आपने खेती बाड़ी का व्यवसाय अपनाया है। तो ये कार्य आपके परिवार में कब से आ रहा है? देखिए सर, पहले तो मैं इस मंच का, आदरणीय रैना जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे यहाँ मंच उपलब्ध कराया अपनी बात कहने के लिए, अपनी कविताएं पढ़ने के लिए। दूसरा, जो लोग भी मुझे देख या सुन रहे हैं इस मंच के माध्यम से, उन सब का मैं, जो जुड़ चुके हैं उन और जो बाद में जुड़ेंगे, सभी का आभार और स्वागत। मैं विद्यार्थी जीवन से ही मुझे लिखने की रुचि थी, और खेतीबाड़ी, चूंकि मैं एक किसान परिवार से हूं, तो हमारा जो है परंपरागत व्यवसाय के रूप में ही खेती को चलती रही है। और मैंने भी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कुछ समय एक विद्यालय में 8-10 साल तक नौकरी भी की, शिक्षक के, सहायक शिक्षक के पद पर। उसके बाद पुनः घर लौटा और खेतीबाड़ी का काम ही मुझे लगा कि इसको ही करना चाहिए। तो मैं घर लौट के और अपनी खेतीबाड़ी से जुड़ गया, और नए तरीकों से, आज तो वैज्ञानिक युग है, मशीनी युग है, तो सब काम मशीनों से होते हैं। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर खेतीबाड़ी करता है तो उन्नत किस्म के बीज, उन्नत तरीके खेती के, ये सब चीजों को अपना सकता है और अधिक लाभ पा सकता है। परंपरागत जो खेती होती है उसे हमने छोड़ा है और नए तरीकों को मतलब ग्रहण कर रहे हैं। और उस तरह से मैंने भी खेती को अपने, जो होती थी परंपरागत, उससे थोड़ा हटके चालू किया है खेती बाड़ी का काम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है? जी, मैं अशोकनगर से मैंने अपना हायर सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज में, और एमए मैंने गुना कॉलेज से किया, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। बहुत बढ़िया। और ये ग्वालियर यूनिवर्सिटी। तो कविताओं के प्रति कैसे रुचि आपकी हुई जब आप एक किसान परिवार से हैं? तो जी और सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया है? सर, कवि या कलाकार हर व्यक्ति के अंदर होता है, भाव हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं, बस एक दिशा चाहिए होती है, उसे माहौल चाहिए होता है। जैसे कि हम कोई पौधा रोपते हैं, तो बारिश का ही समय चुनते हैं उसको रोपण के लिए। किस लिए? कि उसे अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी नमी मिलेगी, धूप मिलेगी, सारा वातावरण जो है उसके पक्ष में होता है बारिश का पौधे को। इसी तरह से हर व्यक्ति के अंदर एक कलाकार, कवि होता है, उसे माहौल मिल जाए बस। तो मैं क्या था सर, पेपर पढ़ने की, और आजकल जैसे लोकती साहित्य कहते हैं, उपन्यास, गुलशन नंदा के, चंपा, सरिता वगैरह पत्रिकाएं, इस तरह की, मतलब मैं 10वीं या 11वीं कक्षा में था, उस समय से मुझे रुचि थी पढ़ने की। तो मैं मुक्तक लिखता था उस समय। मैंने कई पेपरों में उन्हें भेजे, वो छप भी गए, तो एक अलग तरह का उत्साह मेरे अंदर आया। फिर मैंने
कविताएं लिखना चालू किया, समकालीन कविता। मैंने कुछ समय पत्रकारिता भी की, तो उस समय मुझे आसान हुआ पेपरों से, अखबारों से जुड़ने का। उस समय मेरी कुछ कविताएं आई। संयोग से मेरे दरवाजे के सामने ही मशहूर चित्रकार अपने मध्य प्रदेश के और भारत के पंकज दीक्षित हैं, उनकी दुकान थी मेरे मकान के ही आगे दरवाजे। तो वो भी पढ़ते थे अखबार, पुस्तकें वगैरह। तो उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी थी, लेकिन जानते नहीं थे कि मैं सामने ही रहता हूं। एक दिन संयोग से क्या हुआ, मेरे एक मित्र ने कहा कि ये कविता की अच्छी जानकारी है इनको और आप इनसे मिलो। मैं अपना पेपर में जो कविता आई थी वो लेके उनके पास पहुंचा कि भाई साहब मेरी एक कविता छपी है पेपर में। तो वो चौंक गए, अरे तुम ही हो भानु प्रकाश? मैंने कहा सर। तो बड़े प्रसन्न हुए। वो चूंकि एकता और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े थे, उसी दिन संयोग से मीटिंग थी प्रलेस की। तो उन्होंने कहा आप आज मेरे साथ चलिए, शाम को एक गोष्ठी है और उसमें मैं आपको ले चलूंगा, लोगों से जो मित्र हैं उनसे आपको जोड़ूंगा। तो शाम को वो मुझे लेके गए। तो वहां मैंने देखा कि साहित्यकार क्या होता है, कविता क्या होती है, परिचर्चाएं क्या होती है, वो एक माहौल देखा और मैं जुड़ गया। वहां से मुझे, मतलब कहूं तो प्रगतिशील लेखक संघ ने ही मुझे अहम भूमिका रही है एक दिशा देने की। नई कविता क्या होती है, साहित्य क्या होता है, इन चीजों की जानकारी मुझे वहां से मिली। क्या बात है, क्या बात है। तो आप कौन सा संग्रह आपका है, आप दिखाना चाहेंगे अपने मित्रों को? जी 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 सर, मेरे एक संग्रह जीवन राग के नाम से आ चुका है। 2 वर्ष हो गए इसको आए जी, 2021 में। और ये चयनित कविताओं का न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन से ये अभी आया है मेरा संग्रह, पिछले बार समकाल श्रृंखला 2 संग्रह आ चुके सर। जी जी। तो मैं चाहता हूं अभी आप कोई कविता एक दो सुनाए आप हमें, उसके बाद हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। जी जी सर। चूंकि मैं गांव से हूं, नदी प्रकृति आदि का बड़ा लोभ होता है, किसान को जुड़ा होता है प्रकृति से। तो किस तरह से नदियां हमारे बीच से खोती जा रही हैं, उसको लेके चिंता है मेरी। तो कविता का शीर्षक ही नदी है। मेरे बचपन के साथ बहती थी एक नदी, गांव के किनारे किनारे, या कहूं कि गांव बसा था नदी किनारे। क्या बात है। उसके किनारे जो कभी रहे थे आबाद, जब भी चलता हूं उनके साथ साथ, याद आती हैं वो पनियारियां जो नदी की ही तरह बिला गई समय की तेज होती धार में। वाह वाह। नदी जो खेतों तक जाती थी, पंछियों को देती थी मौन आमंत्रण, वन पशु तक चले आते थे जिसके बुलावे पर। वह अब हमारे घरों में दीवार पर टंगे पोस्टरों में शांत बहती है, इतनी शांत कि उसकी बहने की आवाज कान लगाकर भी न सुनी जा सके। मैं उस नदी को, उसके यौवन को देखने के लिए बारिश का इंतजार करता हूं। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, पिछले दिनों आपके परिवार में जो आपकी माताश्री थी वे स्वर्गवास हो गई, तो आपने माँ की स्मृति में, उनकी पुण्य स्मृति में कुछ कविताएं मैंने पढ़ी आपकी, जो आपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की थी। तो मैं चाहता हूं कि माँ को आज हमारी ओर से भी उनको हम सादर नमन करते हैं, आपकी माताश्री को। और माँ तो माँ होती है,
भानु जी, तो उनको याद जी सर। करते हुए और उनकी स्मृति में आपने उनको कुछ कविताएं समर्पित की थी। हम वो जी कविता सर। सुनना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छी कविताएं लगी वो आपकी। जी सर, वो कविता एक है अभी मेरे पास। जी सुनाइए सुनाइए, आपका स्वागत है। एक कविता उपलब्ध है मेरी माँ के ऊपर, जो मैंने माँ थी तब लिखी थी सर ये कविता। जी जी। जैसे अग्नि ने मृतदेह को पारलौकिक बनाया, जैसे अग्नि ने मृतदेह को पारलौकिक बनाया, ईश्वर को आध्यात्म ने बनाया अलौकिक। माँ ने समूची सृष्टि से प्रेम किया, प्रेम को लौकिक बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। जी। दुख सीरीज पे है सर कविताएं मेरी 4-5। जी जी, सुनाइए सुनाइए। मैं चाहता हूं पढ़ना। जी सर। जी जी, आपका स्वागत है। आपका आज का मंच तो आपका है। जी जी जी। 4-5 कविताएं हैं। पहली दुख एक है। आरा पट्टी से अगर लकड़ी की तरह काटा जा सकता, तो तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा हिस्सा होता मेरे पास। जैसे तुम्हारे पास है मेरी फाड़ी हुई तस्वीर का आधा हिस्सा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वाह वाह वाह। जी जी, सुनाइए। और अगली दुख दो। सुई की नोक पर धरा जा सके, या मवाद सा रिश्ता हो घाव से, वह भी दुख ही है कि अपना दुख व्यक्त करने के लिए दुख बहुत छोटा शब्द है मेरी भाषा में। जब भी सोचता हूं दुख को कुछ और न लिख पाने के पहाड़ हो चुके इस दुख को कोई नया नाम दूं, गढ़ूं कोई नया शब्द, पर दुख है कि पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है नया नाम गढ़ने तक। दुख यह है कि यही सबका दुख है। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। जी सर। अगली दुख 3 मेरी सबसे प्रिय कविता है। और आओ दुख मेरे जीवन में चले आओ, आओ दुख मेरे जीवन में चले आओ, सांझ ढले रास्ता भूले बटुक की तरह आओ और बस जाओ उम्र भर के लिए। प्रेम की चाहत में मेरे हिस्से आई घृणा की तरह आओ, कुएं की तलहटी में हीरा खोजते गोताखोर के हाथ आए प्यासे पूर्वजों के कंकाल से मिल जाओ। आओ तो इस तरह ही आना जैसे लौटने की बाट जोहती ब्रहणी को आए प्रियतम की मौत की खबर। बेलपत्र या महुआ से नहीं आना और बरगद हो जाना, आना और बरगद हो जाना, दूध के दांतों की तरह नहीं, लौटने की सारी संभावनाओं को नकारते हुए ढलती उम्र के चेहरे पर झुर्रियों से आना। तुम आना सुख की संभावनाओं के अंधेरे कमरे में चंदा बगड़ से लटक जाना, आस के अमरूदों को खाना और हगना मेरे ऊपर ही। तप्त हृदय के रेगिस्तान पर आग बन के बरसना, बेआवाज कभी ना रहना, जेठ की दोपहरी में चींटी से बजते रहना। आना मरा नक्षत्र की बारिश की तरह आना, बूंद बूंद टपकते रहना, दालान और रसोई में पतझड़ से पहले आना और ठहरना पतझड़ के बाद भी। मैं देखना चाहता हूं अपने जीवन में तुम्हारा बसंत हो जाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। ये जो पूरी श्रृंखला जी है आपकी दुख पर, बहुत ही बढ़िया, जी बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए भानु जी, आप तो जी जो एक किसान होता है वो सुबह सुबह सवेरे जब
सवेरा पूरा मतलब सूर्य निकल भी नहीं होता है तो आप खेतों में चले जाते हैं, और जी कब लौटेंगे समय तो बहुत देना पड़ता है आपको। तो उस श्रम जो करना पड़ता है आपको, तो वो आपकी कविता के लिए कितना सामग्री जुटा पाता है वो खेत में जब आप कार्य कर रहे होते हैं पूरे दिन के लिए? क्या है सर कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि किसान के जीवन में जितना संघर्ष है और शारीरिक श्रम जितना किसान करता है, मजदूर करता है, उतना मानसिक श्रम अलग बात है, होता है, लेकिन शारीरिक श्रम जो होता है ना, बहुत कठिन होता है। और किसान का जीवन तो इस तरह का है कि आपने सही कहा, सुबह 5 बजे उठे, गाय भैंस धोना, उसके बाद खेतों के लिए निकलना, कलेवा मिला नहीं मिला, खाना पहुंचा नहीं पहुंचा खेत पर, कभी कभी खाना घर खाने नहीं आ सकते हैं, काम इतना होता है। तो संघर्ष ही है सर। शाम को घर आ रहे हैं, उसके बाद पारिवारिक चिंताएं, उसमें से कविता के लिए, साहित्य के लिए, किताबों के लिए समय निकालना बड़ा दुर्लभ काम है। और मैं तो इस तरह संभव कर पाता हूं कि मैं खेत में खड़े होकर अगर पानी चल रहा है तो अगर मुझे कोई कविता तो अचानक आती है, अगर आ गई तो मैं उसी समय अपने मोबाइल पे निकाल के, और पानी भी चल रहा है और अपन कविता भी लिख रहे हैं, कभी कभी तो मैं सीधी फेसबुक पे पोस्ट कर देता हूँ पूरी कविता लिख के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी जी। तो वैसे भी अक्सर देखें ना, जैसे एक संगीतकार होता है, वो तो अपना जी एक निश्चित निर्धारित समय पर रियाज के लिए आराम से बैठता है और नियमित रूप से वो रियाज करता रहता है। लेकिन आप जी जब खेतों में जाते हैं, कितने बजे लौटेंगे, कितना, फिर पारिवारिक कार्य भी होते हैं, ये करने के जी बाद थोड़ा सा सामर्थ्य जो बच जाता है, थोड़ी सी शक्ति जो बच जाती है, तो वो उस रूप में आप उसका संचार, जो कविता आपके अंदर से फूटती है, तो वो कविता जब आती जी है तो आपको एक आनंद का अनुभव होता होगा। ऐसा है बिल्कुल ना? बिल्कुल जी, बताइए जी। उसके बारे में। सर क्या है कि मैं शाम के बाद रात 11-12 बजे तक का जो समय है मेरे पास, मैं किताबों और कविता या अपने इसी काम के लिए देता हूं, लेखन के लिए। तो मेरे 5-6 घंटे मैं पूरी तरह से सदुपयोग करता हूं, 5-6 घंटों का। लगभग 11 या 12 बजे के बाद विश्राम करता हूं। तो उस समय में मैं, अब अधिक समय न होने का कारण ही है कि मेरी 2-3 कहानियां लिखी हुई अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करना। क्या है, कविता एक सरल कम समय में लिखी जाने वाली बात तो अपनी वो ही है कहना, कहानी में थोड़े विस्तार से कहते हैं, कविता में कम लाइनों में ही अपनी बात कह देते हैं जो कहना है। तो फायदा ये है, चूंकि मैं किसान हूं, समय कम है मेरे पास, तो मैं कविता को ज्यादा बेहतर मानता हूं अपनी बात के। कहानी का प्रयास किया, अधूरी पड़ी है, समय नहीं है उन पे दोबारा काम करने का, उन्हें पूरी करने। बहुत बढ़िया बात कही आपने। लेकिन इस बीच में मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि आशमा जी कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवियत्री जी हैं। हमारे रंगकर्मी मित्र आलोक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणव भारती जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे कवि मित्र कहें और साहित्यकार मित्र भरत दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम दुलारी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो आपका कार्यक्रम देख रही हैं। और अरुण कुमार पासवान बहुत अच्छे कवि, गजलकार, गीतकार और बहुत अच्छे मीडिया कर्मी हैं, हमारे परम मित्र हैं, वो भी जुड़े हैं। सदानंद मिश्र जी लगातार आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, और आपके भी परम मित्र हरगोविंद पुरी जी भी ये कार्यक्रम इस समय देख रहे हैं। और इस बीच में कश्मीर से बहुत अच्छे कवि और साहित्यकार कुमार अशोक सराफ घायल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भानु जी, जो आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं पुनः अपने मित्रों को जी बताना चाहूंगा,
आज हमने इस मंच पर, ये मेरे लिए एक उपलब्धि है और मेरे लिए ये बहुत ही ये कहूँगा कि अच्छी बात है कि इस मंच पर आज हमारे सामने उपस्थित हैं भानु प्रकाश रघुवंशी जी, जो मध्य प्रदेश के पाटई गांव से ताल्लुक रखते हैं, खेती बाड़ी करते रहते हैं, खेतों में बहुत श्रम करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारे साहित्यिक मित्र हैं वो जानते हैं कि भानु प्रकाश रघुवंशी जी आज की नई कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर भी हैं और इनका संग्रह समकाल की श्रृंखला में आ गया है। और अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो बहुत अच्छी कविताएं आपकी आजकल आ रही हैं। मैं चाहता हूं, अभी पिछले दिनों आपकी एक दो दिन पहले फेसबुक पर एक कविता आई थी, मुझे उसके पूरे शब्द याद नहीं है। मैं कहता हूं कि मिथिलेश राय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वो कविता आप भानु जी अगर आपके समक्ष होगी वो हमें सुनाइए। सर कौन सी, मुझे तो, मैं चूंकि 2-3 दिन में एक कविता तो कम से कम पोस्ट करता हूँ, तो सुविधा ये होती। कल परसों आपकी वो कविता आई थी, अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप अपने संग्रह में से सुनाइए, कोई बात नहीं। जी, वो तो सर अभी फेसबुक पे ही होगी, मोबाइल में ही। तो और कविताएं पढ़ता हूं सर। सुनाइए, आपका स्वागत है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे प्रथम संग्रह की कविता है और पहली ही कविता है, जीवन राग से। जगत के सारे ध्वजों को उतार कर बना है कोई एक नए रंग का ध्वज, कोई एक धर्म बना है, बनी है कोई एक जात सभी जातों से मिलकर। सीमाओं से मुक्त है पृथ्वी आकाश की तरह, मैं देख पा रहा हूं उसका अनंत विस्तार। लोग बाग अपने घरों को थोड़ा छोटा करके छोड़ रहे हैं, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के लिए जगह भूलकर लिंग भेद जीवन को कर रहे आलिंगन। जहां स्त्री स्त्री नहीं, पुरुष पुरुष नहीं, जहां संवाद और संघर्ष की एक ही भाषा, एक ही विधान, कितना सुंदर है वह जहान। मैंने आने वाली सदी को सपने में देखा है, मैंने आने वाली सदी को सपने में देखा है, और यह सपना आने वाली पीढ़ियों की आंखों में मैं छोड़कर जाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता है ये, बहुत अच्छा है। तो आप कविता जो है, कविता की जो रचना है वो कितनी शक्ति प्रदान करती है आपको, जब आप कविता लिखने की प्रक्रिया में होते हैं, उसके बाद जब कविता अंतिम रूप में आपके सामने आती है तो क्या महसूस करते हैं आप भानु जी? सर कोई भी काम हो, जब उसको पूर्णता प्रदान कर पाते हैं हम, तो उत्साह तो दुगना हो ही जाता है। इसी तरह से कविता है, जब ये रात को 2 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, नींद में भी हो, सपने की तरह आ जाए कविता, तो उसी समय उठकर लिखना ही पड़ती है। और ये लोग सब जानते हैं कि कविता क्षणिक कुछ समय के लिए आती है, उस समय में आपने उसे पढ़ लिए, लिख लिया, नोट कर लिया तो ठीक हो सकता है वो पंक्तियां, वो कविता जीवन में दोबारा कभी लौटे ही नहीं आपके पास। तो होना ही है, ये है ना, जो आ गया उसे उसी समय बिल्कुल कहीं ना कहीं लिख के रखना है। आपके सिराने अगर डायरी पड़ी है तो तुरंत वहां नोट कर लिया, या मोबाइल है तो उसमें नोट कर लिया। अगर नोट कर लिया तो वो रह गया आपके पास, फिर संपूर्णता अपन बाद में दे सकते हैं उसे। जो पंक्तियां आई हैं उनको फिर पूर्णता तो बाद में ही, 1-2 बार तो काम करना ही पड़ता है कविता। कभी ऐसा संयोग भी होता है कि एक ही बार में आप लिखने बैठे और पता चला कि पूरी कविता लिख डाली आपने, आपको ही पता नहीं होता। तो इस तरह की स्थितियां बनती है।
नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो कविता लिखने की प्रक्रिया होती है, हालांकि ऐसे तो देखा जाए तो बहुत आसान लगता है कि एक कविता लिखी और हम उसे मुक्त हो गए, लेकिन तब तक आप उस कविता की जो रचने की प्रक्रिया होती है तब तक आप मानसिक रूप से मुक्त नहीं हो पाते हैं जब तक कि वो कविता खुद नहीं कहेगी कि अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, आपने जो मुझे रचा है अब मैं अंतिम रूप में आपके समक्ष हूँ। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि भानु जी, जो बहुत सारे कवि ऐसे हैं कि जो प्रकाशित होने के बाद भी उनको लगता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसमें थोड़ा सा हेरफेर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जब आप कविता लिखते हैं तो परिवार में आपकी छोटी बिटिया है और आपकी श्रीमती जी है, उनसे कुछ सहयोग लेते हैं, आप उनको कविता सुनाते हैं या क्या उनका भी आपने कभी बना लिया, श्रोता बना लिया क्या? श्रोता अच्छे हैं सर, हर कार्यक्रम को मेरे जो भी होता है ऑनलाइन बिल्कुल पूरा समय देते हैं, बैठ के घर का काम छोड़ के वो बैठ के सुनते हैं कार्यक्रम को। और अगर वहां कहीं नेटवर्क की समस्या रहती है गांव में, अगर नहीं सुन पाते तो फिर बाद में सुनते हैं उसको। और दूसरा सहयोग ये मिलता है कि कभी विरोध नहीं किया गया। पहला तो महत्वपूर्ण बात यही है कि आपका अगर विरोध होता है लेखन का तो या पाठन का, तो अब पारिवारिक स्तर पे वो भी, तो आप कभी लिख ही नहीं सकते, मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। जैसे ही किताब उठाएंगे आपको लगेगा कि अरे पत्नी ताना ना दे दे कि आप तो किताबों में खोए हैं, तो मन में एक वो रहती है ना। मुझे इस तरह की समस्याएं नहीं आई, ये एक सपोर्ट। और मैं तो ये कहूंगा सर कि मुझे सबसे अच्छा सपोर्ट शुरुआती दिनों में मेरे पिता ने दिया। क्या बात, वो शिक्षक थे सर, तो उनका क्या था, वो इतने प्रसन्न होते थे अगर मेरी कविता पेपर में छपी है और उन्हें पता लग जाए तो वो 10 लोगों को बताते थे कि देखो आज भानु की कविता छपी थी, कितनी अच्छी कविता लिखी है उसने। और कहीं जाने का कोई साहित्यिक कार्यक्रम में खर्चा मांगू तो तुरंत देते थे उस काम के लिए कि नहीं ये तो अच्छा काम है, तू जा जरूर। इस तरह का मुझे पिता से बहुत सहयोग मिला। तो पिता पर तो कोई कविता लिखी होगी आपने? जी 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 लिखी है। अगर आपके समक्ष है तो सुनाइए ना। हाँ, एक कविता मैं सुनाता हूं सर। जी, आपका स्वागत है। जी सर। कविता का शीर्षक है पिता को याद करते हुए। क्या बात, क्या बात। वैसे तो मां जागती थी चिड़ियों के जागने से पहले, वैसे तो मां जागती थी चिड़ियों के जागने से पहले, चूल्हे पर चाय की भगोनी चढ़ाकर ही जगाती थी हम भाई बहनों को। पर साल 2006 में देवसैनी एकादशी की उस भोर पिता जागे मां के जागने से पहले। ये मृत्यु के दिन की है सर। जी जी जी। देवसैनी एकादशी की उस भोर पिता जागे मां के जागने से पहले, उन्होंने मां को जगाया फिर मां ने हम भाई बहनों को। उन्होंने मां को जगाया और फिर मां ने हम भाई बहनों को। वे बहुत बेचैन रहते थे, अक्सर दबंगों से, भ्रष्ट अधिकारियों से झगड़ा होता था उनका। उनकी निडरता से मां डरना सीख रही थी, उनकी निडरता से मां डरना सीख गई थी। वे अपने शालिग्राम से छोटे से मंदिर में बैठकर घंटों प्रार्थना करती थी पिता के लिए, उनकी सुरक्षा और सलामती के लिए। स्कूल जाने के समय तक खाना ना बने तो पिता नाराजगी जताते हुए कहते, अपनी नौकरी बचाने के लिए मैं किसी पर जुल्म होते ना देख सकूंगा, यह भी कह देना
अपने भगवान से। क्या बात है, क्या बात है। उस दिन उन्होंने उठते ही चाय नहीं, एक लोटा पानी मांगा मां से। उस दिन उन्होंने उठते ही चाय नहीं, एक लोटा पानी मांगा मां से। 2 बूंद गंगा जल डालकर मां सिहर गई, जैसे कोई ठंडी हवा के झोंके ने स्पर्श किया हो उसकी आत्मा को। उसने भी मौत की आहट को सुन लिया था शायद। मां रोने लगी, मां रोने लगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे से याद रखना सावित्री, ये मेरी मां का नाम है। आगे से याद रखना सावित्री, इस तरह रो रो कर मेरी नींद में खलल ना डालना, मैं गहरी नींद में सोने जा रहा हूं। अरे है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मार्मिक कविता, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पिता पर ये बहुत अच्छी कविता है आपकी। एक और है सर, पिता पे 2-3 कविताएं। सुनाइए, सुनाइए। अब पिता और माता पर ना सुनाए तो और किस पर कविता सुनाए? सुनाइए, जी जी, आपका स्वागत है। जी जी जी, बहुत अच्छी कविता का शीर्षक है पिता और पेड़। छोटी कविता है। कभी ऊंचाई से, कभी बजनी और मोटाई से, कभी ऊंचाई से, कभी बजनी और मोटाई से, उम्र से कभी नहीं आकी गई पेड़ों की कीमत। उम्र से कभी नहीं आकी गई पेड़ों की कीमत। उनकी उम्र और अनुभव हमसे प्रौढ़ थे। उनकी उम्र और अनुभव हमसे प्रौढ़ थे, जैसे दादी पिता से, पिता मुझसे प्रौढ़ है। क्या बात है। मैं पिता और पेड़ दोनों को खोना नहीं चाहता। है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और ऐसा पिता पे कविता, ये और आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। कई गैर जरूरी पिता जानते थे, शीर्षक है कविता का। कई जरूरी गैर जरूरी रिवाजों को छोड़ किसी के जन्मोत्सव या मृत्यु दिवस पर पेड़ लगाने के रिवाज को कायम रखने की वकालत करते रहे मरते दम तक। पिता जानते थे पेड़ों की कीमत। कई गैर जरूरी रिवाजों को छोड़ किसी के जन्मोत्सव या मृत्यु दिवस पर पेड़ लगाने के रिवाज को कायम रखने की वकालत करते रहे मरते दम तक। पिता जानते थे पेड़ों की कीमत। उनके लगाए गए बरगद की छाया जेठ की तपती दोपहरी में आसरा देती है राहगीरों को। इसी की छांव में बच्चे खेलते हैं लंगड़ी का खेल, और बूढ़े संस्मरणों की उंगली पकड़कर लौट आते हैं युवा अवस्था में। जब काटे जा रहे थे कटेर, बेरी, बबूल और बांस, आस्था और विश्वास के धागों से ने बचा लिया फलदारों को, जिन पर अब भी देर शाम लौटते हैं पंछियों के झुंड। जब तक बचे रहेंगे पृथ्वी पर पेड़, बची रहेगी प्राणवायु, बची रहेगी हरियाली। सड़ी गली पत्तियों से उर्वरा हुई पृथ्वी पर फूटते रहेंगे नवांकुर, उमड़ घुमड़ आएंगे बादल, बची रहेगी जीवन की उम्मीद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविताएं हैं आपकी, बहुत अच्छी। तो वैसे आप व्यक्तिगत रूप से किस कवि को ज्यादा पसंद करते हैं अपने लेखन में? समकाल में सर नहीं, आप किस कवि को ज्यादा खुद पसंद करते हैं? मैं 2 कवियों को बहुत पसंद करता हूं। अवतार सिंह पास, उनकी कविताएं बड़ी भाती हैं। क्या बिल्कुल सर, उन्हें पढ़ते हुए लगता है कि कविता ये होती है और अपनी बात कहने का ढंग ये होता है। बिल्कुल, मैंने मतलब कविता की जब शुरुआत की, कुछ कविताएं लिखी छपी, उस समय मैंने बीच का रास्ता नहीं होता अवतार सिंह पास का वो खान कविता संग्रह पढ़ा।
तो एक अलग तरह की ऊर्जा से भर गया मैं, उन्हें बेहद पसंद। और दूसरा, मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता बेहद पसंद है, बेहद। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बाकी अच्छा, बहुत अच्छा जी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और लोग अच्छा नहीं लिखा या अच्छी कविताएं नहीं, सब एक से एक बेहतर है, लेकिन जो मुझे भाती है, मेरा मतलब ये था। बाकी सब लोग अच्छा लिखते हैं। ये देखिए, देखते लिखते तो सब बढ़िया है, लेकिन जी सर। जिसको आप फॉलो करते हैं, जिस कवि की जी जी कविताएं आप पढ़ते हैं, वो तो आपकी जी व्यक्तिगत पसंद है, तो उसमें तो कोई जी कहने में हर्ज क्या है। और सही बात। समकाल काव्य संग्रह जो आपका प्रकाशित हुआ है, तो उसमें कुछ कविताएं सुनाइए हमें। जी सर। मेरी एक कविता है घृणा। मैं उससे घृणा करते हुए जाने कब एक जात से, एक रंग से, एक फल से, एक फूल से, एक चौपाई से घृणा करने लगा। मैं उससे घृणा करते हुए जाने कब एक जात से, एक रंग से, एक फल से, एक फूल से, एक चौपाई से घृणा करने लगा। कुछ रिवाजों से, कुछ त्योहारों से, एक धर्म से घृणा करने लगा, उससे घृणा करते। जो उसे प्रेम करते थे, मैं धीरे धीरे उन सबसे घृणा करने लगा। अब मैं किसी से मिलने पर उससे घृणा करने की वजह ढूंढने लगा। अब मैं किसी से मिलने पर उससे घृणा करने की वजह ढूंढने लगा हूं। एक व्यक्ति से घृणा करते हुए मेरे प्रेम की दुनिया इतनी सिकुड़ती जा रही है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता सर, मैंने अपनी जो उम्र पार की और जो बहुत सारे अनुभव हुए, उस पे एक कविता लिखी है, यौवन का सूर्यास्त। क्या बात है, वो पढ़ना चाहता हूं। जरूर सुनाइए। आपका आपका आज आपका मंच है, ये सुनाइए, सुनाइए। जी जी जी। कविता का शीर्षक है यौवन का सूर्यास्त। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किसी किले के बुर्ज पर अनचाहे घास की तरह सिर पर उगाई सफेदी, जिसे ढक नहीं पाया हूं मेहंदी और कई रंग के लेप लगाकर। हड्डियों की चिकनाई को उम्र की दीमक चाटने पर आमदा है। हड्डियों की चिकनाई को उम्र की दीमक चाटने पर आमदा है। बचपन के शौक अब जरूरत बन गए हैं, जैसे बीड़ी पीना अब पाखाने जाने से पहले की जरूरत है। चोटिल होने के खतरों से बेखबर खून पतला होता जा रहा है हर दिन। चोटिल होने के खतरों से बेखबर खून पतला होता जा रहा है हर दिन। मीठा ना खा सकने की पीड़ा से हरा हुआ दिल मानो धड़कना भूल सा गया है। कब धीमा कब तेज धड़के जानना मुश्किल है। क्या बात है, क्या बात है। सूख गए जल स्रोतों के तटों पर, सूख गए जल स्रोतों के तटों पर पनिहारियों के अशरफ विलाप में मिल रहा है सिकुड़ती नसों का विलाप। बेस्वाद होती स्वाद कणिकाएं जानती हैं केवल दाल रोटी का स्वाद। वाह वाह वाह। अतीत के कड़वे संस्मरणों की दीवार पर शीघ्र पतन और धातु रोग के विज्ञापन देखते हुए महसूस करता हूं अपने जननांग की शिथिलता। अब शुक्राणु रहित पानी पुरुषत्व के अहंकार को चुनौती दे रहा है। यह जीवन के आंगन में यौवन का सूर्यास्त है। यह जीवन के आंगन में यौवन का सूर्यास्त है।
जैसे दिन ढलने की प्रक्रिया से गुजरता हुआ अंधेरा आता है, वैसे ही आता है बुढ़ापा, जवानी को मुंह चढ़ाता हुआ, अनुभवों से हटे पड़े जीवन के आंगन में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है। जी 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 जी। तो आपने कुछ कहानियों का भी उल्लेख किया था भानु जी, तो जी गद्य लेखन में कितनी सक्रियता है आपकी? सर, समय का अभाव। मैंने आपसे कोई कहा कि किसानी के बाद इतना कम समय बचता है कि आप कविता से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समय के अभाव में पूरा करना कठिन। मेरी 2-3 कहानियां अधूरी पड़ी हैं, उन पे काम नहीं कर पा रहा मैं। कहानी को पर्याप्त समय चाहिए, फिर उसके बाद दोबारा, फिर तेबारा से, तो इतना समय नहीं है, वो दुविधा है। इसलिए मैं गद्य लेखन की ओर कई बार कोशिश की, संस्मरण लिखने की, लेकिन मैं बस वो समय के अभाव में नहीं जा पाता उस तरफ। तो अपनी बात तो कहना ही है, क्योंकि जब तक नहीं कहेंगे आत्मसंतोष होता ही नहीं है। बात तो कहना ही है, जो आ रही है या जो भी दिख रहा है उसके लिए अपन को कुछ तो कहना ही पड़ेगा। आप चुप बैठने वाले लोगों में से अपन नहीं है, कवि है, लेखक है, कलाकार है, वो शांत नहीं बैठ सकता, उसे तो लिखना ही पड़ेगा, कलम चलानी ही है। तो कविता मेरे लिए सबसे सुलभ माध्यम है। मैं इसी पे अपनी जो प्रतिरोध है व्यवस्था के प्रति, समाज के प्रति, कुरीतियों के प्रति, जो भी है, प्रकृति का जो क्षरण हो रहा है, दोहन हो रहा है, उसके प्रति, वो सब अपनी कविताओं के माध्यम से ही कह पा रहा हूं। आपने बहुत एक अच्छी बात कही है, जो हमारे लिए आजकल बहुत चिंता का विषय भी बना हुआ है, कि जिस तरह से हम प्रकृति का दोहन करते हैं, प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार उचित नहीं है। तो उस पर भी आपने कुछ कविताएं लिखी हैं, प्रकृति के संरक्षण में और प्रकृति को सुरक्षित रखने में। तो उस तरह की 1-2 कविताएं सुनाइए। मैंने देखा है कि बहुत अच्छी कविताएं आपकी उस पर लिखी गई हैं। जी जी जी, मैं देखता हूं सर। एक कविता है सर, पृथ्वी शीर्षक है कविता का। छोटी कविता है लेकिन बड़ी बात है। जी जी। उसकी मेज पर रखी है पृथ्वी, उसकी मेज पर रखी है पृथ्वी, उतनी ही झुकी हुई जितनी अपने धुरी पर। उसकी मेज पर रखी है पृथ्वी, उतनी ही झुकी हुई जितनी अपनी धुरी पर। वह बात करते करते घुमाने लगता है उसे, गेंद की तरह उठा लेता है हाथों में। वह बात करते करते घुमाने लगता है उसे, गेंद की तरह उठा लेता है हाथों में। जब भी इस तरह पृथ्वी से खेलते हुए देखता हूं एक अभियंता को, जब भी इस तरह पृथ्वी से खेलते हुए देखता हूं एक अभियंता को, अधीर हो जाता हूं इसके भविष्य को लेकर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता है, क्या बात है। मेज पर पड़ी है पृथ्वी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी सर। और कोई कविता है आपके समक्ष? जी मैं देख रहा हूं सर। सुनाइए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस बीच में मैं बताना चाहूंगा, हीरो वाधवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रणव भारती जी लगातार जुड़ी है, निरुपमा सिंह जी बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, सदानंद मिश्र जी लगातार जुड़े हैं, और राधा शर्मा जी बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे मित्र आपका, ये निशा चंद्रा जी ये अहमदाबाद से जुड़ी हैं, आलोक शुक्ल जी तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं। बहुत सारे मित्र हमारे साथ हैं इस समय, और राम दुलारी शर्मा जी भी, और प्रणव भारती जी कह रहे हैं कि बहुत गहन रचनाएं हैं आपकी। वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। और कौन सी कविता अब आप सुनाना चाहेंगे भानु जी? समय बारिश का है सर, तो बारिश पे एक कविता है।
क्या बात है, बहुत सुनाइए, बहुत अच्छा बारिश पे। रहेगा। जी 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 सर, बारिश से ठीक पहले का एक दृश्य होता है सर, जब बादल आते हैं और बारिश की जो बूंद गिरना शुरुआत होती है, उस समय एक दृश्य बनता है, वो गांव में देखने को मिलता है या बाजारों में नहीं। तो उस दृश्य को मैंने लिखने की कोशिश की है इस तरह से। कविता का शीर्षक है बारिश से ठीक पहले का दृश्य। अनवरत बहता झरना जो सूख चुका था किसान के आंसुओं की तरह। अनवरत बहता झरना जो सूख चुका था किसान के आंसुओं की तरह। बारिश के इंतजार में कुछ एक गड्ढों में भरा पानी रहस्यमयी आईने की तरह रहा बच्चों के लिए। आसमान इन्हीं में झांकता रहा कनखियों से सबसे गर्म दिनों में। वाह वाह, बहुत आज घनघोर घटाओं के साथ पछुआ हवाएं तेज हो चली हैं। आज घनघोर घटाओं के साथ पछुआ हवाएं तेज हो चली हैं और पपीहे की व्यग्रता को देख नाच रहा है मयूर भी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रेत के नीचे तलेटी में अपना मुंह गड़ाए मछलियां जो नमी के साथ हुई थी अदृश्य सतह से। रेत के नीचे तलेटी में अपना मुंह गड़ाए मछलियां जो नमी के साथ हुई थी अदृश्य सतह से, और पीली पड़ चुकी चमड़ी के साथ बेजान हो चुके मेढक कछुआ और केकड़े निकल आए हैं किनारों पर नदी पोखर से। बहुत बढ़िया। बारिश की पहली फुहार के साथ फूट पड़ा है जीवन राग। बारिश की पहली फुहार के साथ फूट चुका है जीवन राग। झींगरों की तान में कोयल ने मिला दी है अपनी तान। बज उठा है जीवन का संगीत जब लयबद्ध हुए हैं कीट पतंगे। उमड़ घुमड़ आए बादलों को देख नव विवाहिता की तरह हुलस हुलस उठती है नदिया की देह। उमड़ घुमड़ आए बादलों को देख नव विवाहिता की तरह हुलस हुलस उठती है नदिया की देह। धरती बाएं फैलाए करती है स्वागत इधर उधर छिटक जा रही बूंदों का। बादलों के नीचे अटखेलियां करते पंछी हाँफते लौटते हैं फुनगी पर। पंख फड़फड़ाते हैं बनाते हैं संतुलन पेड़ों के कान में कुछ कहते और फिर उड़ जाते हैं चहकते हुए आकाश में। यह बारिश के ठीक पहले का दृश्य है। यह बारिश के ठीक पहले का दृश्य है। मैं खेतों की पुकार सुन पा रहा हूं बीजों के लिए। मैं खेतों की पुकार सुन पा रहा हूं बीजों के लिए। अल्प वृष्टि और कर्ज के बोझ से दबी कलुआ की देह झूल रही है। स्मृतियों में खड़े रह गए आम के पेड़ पर जिसे कई मौतों के चलते मैं मनहूस मानकर काटा गया था प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। अब देखिए हमारे जो आलोक शुक्ल जी हैं जो रंगकर्मी हैं और अच्छे खुद अभिनेता भी हैं और साहित्य भी लिखते हैं, तो उन्होंने कहा कि देशी कविताओं में आप निश्चित रूप से एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? जी 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 जी, बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव भारती जी भी लगातार कह रहे हैं कि बहुत अच्छे बिंबों का आपने प्रयोग किया है रचनाओं में, साधुवाद आपको दे रही है। इसी तरह से आप आगे आगे प्रगति करते रहिए। लेकिन कई मित्रों ने कविता में प्रेम को भी एक अच्छी ताकत के रूप में माना है, क्योंकि प्रेम तो जीवन का सार है। प्रेम केवल पति पत्नी या वो उस तरह से पुरुष और स्त्री का नहीं होता। जिसको बहुत ही व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम में सब आकर्षण है और प्रेम ऐसी धुरी है, ऐसा 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 आधार है जो जीवन को जीवन के साथ जोड़ता है, जो मित्र को शत्रु के साथ जोड़ता है, जो शत्रु को अपना मित्र बना सकता है। तो आपकी कविताओं में प्रेम किस रूप में आया है? जी,
प्रेम, मैंने एक कविता अभी हाल ही में भी लिखी थी। हाँ, मित्रों से प्रेम, घर वालों से प्रेम इतना व्यापक है, लोगों का दृष्टिकोण संकुचित है। प्रेम व्यापक है, प्रेम को तो परिभाषित करना भी कठिन है शब्दों में, इतना व्यापक होता है प्रेम। तो हम भाई बहन आपस में प्रेम करते हैं, हम माँ से प्रेम करते हैं, माँ बेटों से करती है, और मैंने पारिवारिक रिश्तों में ही प्रेम खोजा है, पारिवारिक रिश्तों में ही प्रेम खोजा है। और देखिए, आपको मैं 2-3 कविताएं अपनी प्रेम पे हैं जो छोटी छोटी, वो पढ़ के सुनाता हूं। केवल उन्हें मिला प्रेम, शीर्षक प्रेम है इन कविताओं का। केवल उन्हें मिला प्रेम जिन्होंने जंग की तरह नहीं जीतना चाहा। केवल उन्हें मिला प्रेम जिन्होंने जंग की तरह नहीं जीतना चाहा। जो देह को पा लेना प्रेम को पा लेना मानते रहे, जो देह को पा लेना प्रेम को पा लेना मानते रहे, प्रेम से वंचित रहे उम्र भर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। दूसरी कविता है, प्रेम ही इसका शीर्षक है, 2 है, प्रेम 2। जैसे तने ने जड़ों से प्रेम किया, जैसे तने ने जड़ों से प्रेम किया, फूल पत्तियों ने किया शाखों से। जैसे तने ने जड़ों से प्रेम किया, फूल पत्तियों ने किया शाखों से। गौरैया ने समूचे पेड़ से प्रेम किया, गौरैया ने समूचे पेड़ से प्रेम किया। मैंने तुमसे प्रेम किया गौरैया की तरह। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर कविता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता। जी जी जी। अगली प्रेम 3। तुम्हारा प्रेम भाषा पर आश्रित है, तुम्हारा प्रेम भाषा पर आश्रित है, और भाषा शब्दों पर। शब्दों को कंठ की जरूरत होगी। तुम्हारा प्रेम भाषा पर आश्रित है और भाषा शब्दों पर। शब्दों को कंठ की जरूरत होगी। प्रेम को महसूस कर देखो, तुम पाओगे प्रेम कंठ से शब्दों का उद्गार भर नहीं है। वाह वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। अच्छा, एक तो मुख्य रूप से तो आप कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। अनुवाद के बारे में बताएंगे कि अनुवाद जो आपकी अलग अलग भाषाओं में हुआ है, ये संयोग कैसे बना है? सर, मुझे अगर मैं एक लाइन में कहूं तो मैं फेसबुक या कवि हूं, सीधी बात ही है। मुझे, हालांकि मैंने सन 1990 में लिखना शुरू किया कविताएं, और 95 तक लिखी मैंने, और उस समय में कई पत्रिकाओं में छपा। मेरी 10-12 कविताएं लिखी, और 10-12 कविताएं अच्छी पत्रिकाओं में, साक्षात्कार, कहन, वसुधा, इन पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छप चुकी थी। लेकिन मैंने 2000 में लगभग अशोकनगर शहर छोड़ दिया, तो मेरे सारे संपर्क और संबंध टूट गए लोगों से। साहित्यिक ग्रुप से अलग हो गया, जाके किसानी में रम गया मैं, और उसे एक साधना के रूप में मैंने 20 साल तक किसानी की, खेतीबाड़ी। फिर अचानक कोरोना का जो समय आया, तो उस समय जो पीड़ा थी वो शब्दों में व्यक्त करने से मैं रोक नहीं पाया उसे। तो सीधा सीधा ये है कि मैंने कोरोना काल से पुनः लेखन शुरू किया, और लिखना क्या, फिर तो वर्षों के अनुभव थे, वर्षों की पीड़ा थी, सब एक साथ आना थी। एक लोग तो कहते हैं कि कविता हफ्ते में, साल में, वर्ष में, महीने में आती है। मैंने एक दिन में 3-3 कविताएं आती गई, मुझे 4-4 कविताएं लिख दी मैंने। उस समय इतना बुरा समय निकला है वो, कि ईश्वर दोबारा वो समय भी ना लौटाए हमारे विश्व के लिए। सबसे बुरा समय था सर, उस समय ने मुझे कवि बनाया। और फेसबुक पे मेरी कविताएं लोगों ने पढ़ी, पत्रिकाओं में स्वयं उन्होंने मंगाई। मैं ज्यादा किसी को भेजता नहीं, जो मंगाता है उसे भेज देता हूं। तो वहीं से लोगों ने उठाई, अनुमति ली,
कि आपकी ये कविता हम अनुवाद कर रहे हैं। मैंने हाँ कह दिया। इस तरह से अनुवाद हुआ है मेरा। तो आकाशवाणी के साथ कैसे आपका संपर्क हुआ और आपकी कविताएं आकाशवाणी से भी प्रसारित हो चुकी हैं? जी जी जी, वो आकाशवाणी पे उसी समय की बात है, 90 से 95 98 के दौर की। उस समय मैं प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा में सक्रिय था। नाटक में अभिनय भी किया है मैंने, 1-2 नाटकों में। पोस्टर नाटक था शंकर शेष का, क्या बात लेखक है? शंकर शेष, उसमें मैंने बहुत एक बढ़िया। मजदूर का अभिनय किया था। तो हम लोग अशोकनगर की टीम और गुना की टीम, वहां भी एक हमारी मित्र मंडली है, वहां भी इप्टा प्रदेश का संगठन है। वो लोग हमारे यहाँ कार्यक्रमों में आते, हम लोग वहां जाते। तो आप जानते होंगे, वरिष्ठ कवि है निरंजन सिरोतिये जी। जी जी और जी, तो उनके साथ मैंने 2-3 बार कार्यक्रम उस पे आकाशवाणी पे उस समय रिकॉर्ड करवाए हैं। हम 4-6 लोग कवि मित्र जाते थे, काव्य गोष्ठियों का प्रसारण होता था। तो मैंने 2-3-4 बार वहां से भी प्रसारण हुआ है मेरी कविताओं का। बाकी सामूहिक काव्य पाठ, एकल पाठ नहीं। चलिए, इससे पहले कि हम आज के इस कार्यक्रम को विराम दें, तो मुझे ये बताइए, एक तो आप सुबह से शाम तक खेतों में व्यस्त रहते हैं और मुझे लग रहा है कि वहीं से वो आपको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और सब जो उसके लिए आपको मसाला चाहिए, कविता के लिए, दिमाग के लिए, वो सब कुछ वहां से मिलता है। और जो पसीना बहता है और जो आप श्रम करते हैं, लगाते हैं, उसमें अंत में घर आकर वो कविता के रूप में तो कागज पर आ ही जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त आपको किस चीज की रुचि है? और कई लोग संगीत करना जानते हैं या चाहते हैं, कई लोग पेंटिंग करते हैं, आपको इसके अतिरिक्त क्या रुचि है आपकी? रुचि सब संगीत में है मेरी। हारमोनियम है मेरे पास, मैं जब कभी रियाज करता भी हूं। जी जी जी। बाकी कुछ चीजों की रुचि नहीं है, जैसे फिल्म देखने की मुझे रुचि नहीं है, ना उस उम्र में रही, ना अभी युवावस्था में भी नहीं देख। मैंने अभी तक के अपने जीवन में 10-12 फिल्म मुश्किल से देखी होगी, वो भी कलात्मक फिल्म है सर, जिनमें शबाना आजमी, नाना पाटेकर, ये कुछ नाम है अच्छी फिल्मों के, बस वो फिल्में देखी हैं। बाकी जो चलताऊ फिल्में आती हैं युवाओं को भड़काने के लिए, भटकाने के लिए, उनमें मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है, ना मैं देख पाता हूं। अच्छा, इस बीच में अमेरिका से अनदा पाटनी जी जुड़ गई, तो खैर वो कह रही है कि उनको किसी कार्य से वो थोड़ा व्यस्त रही होंगी और अब आ गई है। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम कार्यक्रम को संपन्न करें, आपने चूंकि इस बीच में संगीत की बात छेड़ी, तो कुछ सुनाइए ना, अच्छा लगेगा। सर गा नहीं पाऊंगा मैं। अच्छा क्योंकि आप कह रहे हैं कि हारमोनियम पर आप रियाज करते हैं और आप जी। मैं अभी मतलब बच्चा हूं, सीख रहा हूं सर। कई साल हो गए, मुझे गुरु नहीं बनाया अभी तक मैंने किसी को। बाकी राम दुलारी शर्मा जो है अभी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं अशोकनगर पहुंच के जरूर क्लास लूंगी और तुझे सिखाऊंगी। तो ये अच्छी बात है, मैं तो उनके आने का इंतजार कर रहा हूं कि वो आए तो विधिवत सिखाएं मुझे। अभी इस बीच में हमारे बहुत अच्छे कवि मित्र सतीश धर साहब जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, समीक्षक हैं। मैं चाहता हूं कि अब अंत में आप जो आपके पसंद की कविता है वो सुनाइए और उसके बाद हम आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। जी जी सर, मैं छोटी सी कविता सर, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण कविता। तुम्हारा लौटना।
क्या बात है। पीलापन घट रहा है, तुलसी के पत्तों पर चढ़ रही है हरियाली। पीलापन घट रहा है, तुलसी के पत्तों पर चढ़ रही है हरियाली। घटती जा रही है उदासी आंगन से, खिलखिला रहा है मन बच्चे के मानिंद। फूलों में लौट रही है पहले सी सुगंध, तुम्हारा लौटना जैसे धरती पर लौटा हो बसंत। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। तो आप जो इतनी देर दो शब्द कहना चाहोगे जो हमारे मित्र जुड़े रहे? मैं जो भी मित्र हमें देख सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और साथ में रैना जी का भी आभार, तो उन्होंने मुझे ये मंच दिया अपनी बात कहने के लिए। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। मित्रों, भानु प्रकाश रघुवंशी जी बहुत अच्छे आज की हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। वास्तव में आप किसान हैं, दिन भर खेती बाड़ी करते रहते हैं, और कि आपकी कविताएं आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आ रही हैं, जिनकी वजह से मुझे बहुत मजबूर होना पड़ा कि मैं भानु जी को कष्ट दे दूं अपने मंच पर लाने के लिए और अपने मित्रों से उनकी मुलाकात करवाऊं। और आपकी कविताएं वाकई, इसमें कोई संदेह नहीं भानु जी, आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। और अपने मित्रों के लिए हम एक साझा संकलन जल्दी ला रहे हैं। अभी वो बात तो हम पूरी तरह से कह नहीं पाएंगे, उसमें भानु जी की भी कविताएं हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इतने पाटई गांव से अशोकनगर आज आ गए हैं और अशोकनगर में आकर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप, और सबसे ज्यादा मेहनत आपकी है कविता लिखने में। तो अंत में ये कहिए जी, मेरे चेहरे पे आप कालापन देख रहे हैं, ये धूप में पक जाता है, चर्बी पक जाती है त्वचा। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये तो आपके श्रम का परिणाम है, ये आपका श्रम है। और इसी श्रम में मैं समझता हूँ कि एक ईमानदारी है, एक सहजता है, सजनता है, इसमें यही तो सब कुछ है। मैं भानु प्रकाश रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज वाकई बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई, और इस पटल को, इस मंच को आपने समृद्ध किया आज। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आगे भी समय मिला, ईश्वर ने चाहा, फिर हम आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे इस पटल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर कविता के बहाने कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आज सादर आमंत्रित किया था पाटई ग्राम मध्य प्रदेश से श्री भानु प्रकाश रघुवंशी को, जो समकालीन समय में, आज के समय में बहुत अच्छे कवि हैं और सशक्त हस्ताक्षर हैं और बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और जो मित्र हमारे साथ इस बीच में जुड़े रहे, कुछ मित्र थोड़ा सा देर से जुड़े, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि जब ये अब थोड़ी देर में ये आज का कार्यक्रम फेसबुक पर उपलब्ध होगा, वे अवश्य सुने। और आज भानु प्रकाश जी ने बहुत अच्छी कविताएं इस मंच पर प्रस्तुत की। तो मैं मित्रों का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमारे साथ जुड़े रहे, और उन्होंने ये जो मुझे प्रोत्साहन दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अब मुझे अनुमति दीजिए आज का कार्यक्रम संपन्न करने का। नमस्कार।